प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शुक्रवार है और आज के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है दीपक कुमार। ये हैं आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से। ये वो कुंडली नहीं है जो फ्री कुंडली के तहत ली गई है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और झट से इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूँ। बन के रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। विक्रम संवत 2043, शक संवत 1909। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम विक्रम संवत्सर है। विक्रम संवत्सर में जन्मे लोग धर्म को मानने वाले होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उपकारी होते हैं, परोपकारी भी होते हैं, अपने आप में उलझे हुए होते हैं और कई बार उनके कुटुंबजनों से उनको विरोध भी झेलना पड़ता है। ये बात है। आगे बढ़ने पे बात पता चलती है व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में हुआ है। तो दक्षिणायन में जन्म हुआ है तो इसका मतलब है कि चीज़ें थोड़ी बिगड़ेंगी भी जीवन में, और कई बार ऐसी बातें जहाँ पे आपका काम बिगड़ने का हो सकता है या मुश्किलें आ सकती हैं, या कई बार जीवन में कष्ट की स्थितियाँ भी देखने को मिलेंगी। ऐसी स्थिति में शारीरिक कष्ट भी कई बार होता है और कई बार मन कमज़ोर होता है, आत्मा कमज़ोर होती है। आत्मा कमज़ोर होने का दो अर्थ निकलता है। एक व्यक्ति इतना आत्मा से कलुषित हो जाता है कि वो किसी भी निकृष्टतम कर्मों को कर बैठता है, पर आत्मा के कमज़ोर होने का मतलब एक और भी होगा कि यहाँ आत्मविश्वास भी कमज़ोर हो सकता है। मतलब आप खुद पे भरोसा कितना करते हैं, ये वाली जो स्थिति है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। व्यक्ति उलझा हुआ सा महसूस करता है। एक बात बताता हूँ। परमात्मा ने हमें अपने लिए भेजा है, और ये अपने लिए कहने का मतलब हमारे लिए नहीं, अपने लिए। मतलब उन्होंने अपने लिए, ताकि हम उनकी भक्ति कर सकें, उसका याद कर सकें, उसके लिए भेजा था। पर हम यहाँ आकर के अपने आप में मशगूल हो गए हैं। ये बात समझने वाली है। शरद ऋतु तो ये ठीक है, व्यक्ति शुद्ध है, सत्कर्म करने वाला होगा, और धन की स्थितियाँ कभी कभी जीवन में कष्ट में जाती हैं। व्यक्ति कभी कभी धन को लेकर के उतावलेपन से युक्त होता है और कई बार उसको जीवन में मुश्किलें भी मिलती हैं आलस्य के कारण। अपने काम में आलस्य ज़्यादा है, दूसरों के काम में आलस्य नहीं का है। और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि का जन्म है। शुक्ल पक्ष में जन्मा है तो दाम्पत्य अच्छा है, प्रेमी है, प्रेम करने वाला है, काम की अधिकता भी होती है, उन्मादी नहीं होता है, प्रेम में हिंसा नहीं करना चाहता है और जबरदस्त बुद्धि का मालिक होता है। शुक्ल पक्ष के शनिवार और चतुर्दशी के जन्म होने के कारण चतुर्दशी तिथि थोड़ी कमज़ोर सी तिथि होती है। मतलब यहाँ पे आपको कई प्रकार के मानसिक कष्ट को झेलने की स्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं। क्यों इसमें सहयोगी हो रहा है शनिवार? इसलिए शनिवार को जन्मे जो लोग होते हैं मोटे नख वाले होते हैं, मोटी दांत होती है, घने और रुखड़े बाल होते हैं, शरीर में बालों की अधिकता भी होती है, और कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय होते हुए भी समाज में अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाता है। ये बात बनती है। आगे बढ़ने पे पता चलता है धनिष्ठा नक्षत्र, ये ठीक है। अब ऐसी स्थिति में कि धनिष्ठा नक्षत्र में व्यक्ति जन्मा है तो वो सत्कर्मी तो होगा, पर कई बार उसको इतना ज़्यादा दूसरों पे हावी होते देखा जाता है, या कई बार वो विनोदी बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी भी चीज़ को करेगा तो अधिकतम संख्या में कर देता है, अधिक बार कर दें। ये स्थितियाँ धनिष्ठा नक्षत्र में बनती हैं। अब आगे बढ़ने पे अति गंड योग, ये कमज़ोर, और उसके बाद तैतिल करण, व्यवसाय अगर व्यक्ति अपना करना चाहे तो निस्संदेह कर सकता है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। वैश्य वर्ण और राक्षस गण का है तो बैलेंस बनाना जानता है, क्रोध भी है, पर व्यक्ति एक समय के आने के बाद अपने क्रोध की स्थितियों को समझ जाता है और जीवन में उसे अनुभव जो मिलते हैं उससे सीखने का प्रयास भी करता है। अपने से उच्च पदस्थ अधिकारी से डरता है और किसी का भी सम्मान करने से चूकता नहीं है। अपनी वाणी से सबको प्रभावित करने की क्षमता व्यक्ति के पास होती है। श्रेष्ठतम कर्मों को करने का प्रयास करता है। धर्म को मानने वाला, सदाचरण करने वाला,
पितृवर्ग की रक्षा करने वाला, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला भी होता है। ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली के पंचांग में देखने को बन रही है। एक बात बताता हूँ, पंचांग जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसको बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित करता है और उससे ही व्यक्ति के स्वभाव को देखना आवश्यक भी होता है। तो दक्षिणायन से लेकर के आपकी जन्म कुंडली में मैंने एक एक चीज़ों को बताया है। अब आइए आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियों को बता देता हूँ। कर्क लग्न की कुंडली श्रेष्ठतम लग्नों में से एक मानी जाती है। ये भगवान राम की जो कुंडली थी। और कर्क लग्न की कुंडलियों में आपको 2-3 बातें मुख्यतया बता देता हूं। ये इमोशनल कुंडली होती है। यहाँ पे व्यक्ति सेंटिमेंटल ज़्यादा होता है, दिल से ज़्यादा सोचता है, कल्पना ज़्यादा करता है, भावनाओं में गुम रहता है, ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाता है, कार्मिक कुंडली कम होती है, विकसित कुंडली के लिए ये जानी जा सकती है। 2-3 बातें और बताता हूँ। कर्क लग्न वालों का दाम्पत्य कई बार कमजोरी से बीतता हुआ भी देखा जाता है और कई बार ऐसी स्थितियाँ कि जब कुंडली मिलाकर के विवाह ना किया जाए तो ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति पत्नी का प्रेमी होता है और माता पिता को कई बार पत्नी के वशात छोड़ना भी पड़ता है या उनके साथ एक बैलेंस बनानी पड़ती है। पिसता रहता है पत्नी और माता पिता के बीच में रेगुलर। तो ये स्थितियां कई बार कुंडलियों पर निर्भर करती है कि उसमें कैसी ये स्थिति है, पर ये ज़्यादातर कुंडलियों में ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य धन भाव के अधिपति होते हैं और वो आपकी कुंडली में धन भाव में ही बैठे हैं। 19 अंश के हैं, इस वजह से वृद्ध हो जाएंगे और यहाँ पे वो मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं। मतलब ग्रह अच्छा है और बेहतरीन परिणाम दे सकता है धन भाव का। वृद्ध है, इस वजह से दृष्टि का लाभ कम होगा, पर अपने पोजीशन में वो अनुभवी है। ग्रह भोग चुका है, अब वो मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। परंतु ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में अगर ग्रह मूल त्रिकोण राशि में उस अंश पे मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठा हो तो अपने प्रभावों को दिखाने और देखने वाला होता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। अब आइए चंद्रमा की बात कर लेता हूं। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो कि लग्न के अधिपति ही होते हैं, लग्न के अधिपति हैं और सप्तम भाव में बैठ करके वापस लग्न पे 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। जरा गौर करिए, ये 23 अंश के हैं, 47 कला मंगल के नक्षत्र में, यानी कि व्यक्ति क्रोध से युक्त है और कहीं ना कहीं उसमें जल्दबाजी भी है। क्रोध इसलिए क्योंकि ये चंचल राशि है। कर्क राशि चंचल राशि होती है और ये शुभ ग्रह की राशि है और सम संख्या की राशि है। अगर लग्न में किसी पुरुष जातक की कुंडली हो और लग्न में सम संख्या का निर्माण हो जाए और चंद्रमा भी सम संख्या में हो, कल वाली बात, तो यहाँ पे व्यक्ति के ऊपर पुरुषोचित नहीं स्त्रीयोचित प्रभाव ज्यादा पड़ने को देखेंगे या मिलेंगे। चंद्रमा आपकी कुंडली में 23 अंश 47 कला के हैं, ये ठीक है। थोड़े कमजोर यहाँ भी ये भी होंगे दृष्टि के ही आधार पर एक बात बता दूं, ऐसी स्थितियों में कि वो लग्न का अधिपति होकर के लग्न को देख रहा है तो उसका एक अपना साधारण सा परिणाम बेहतर होने की स्थितियों से गुजर रहा है। मंगल जन्म कुंडली में बनते हैं पंचम भाव के अधिपति। इस कुंडली में वो पंचम और दशम के अधिपति होते हैं, ये दोनों भाव, और इस वजह से वो योग कारक होंगे। इस कुंडली में कारक की महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। जाकर के बैठे हैं द्वितीय भाव में, पर देखिए 19 अंश के सूर्य हैं, 15 अंश के मंगल। ऐसी स्थिति में ये ग्रह अवस्था तो युवा है पर वो अस्त हो रहा है। नक्षत्र उसका शुक्र का है, शुक्र के साथ बैठे हैं, यानी कि पंचम भाव के अधिपति अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थितियों में कि दशम भाव की स्थिति अस्त स्थितियों में गुजर रही है, इनका प्रभाव आगे बताऊंगा। अब आगे आपकी कुंडली में मंगल युवा है डिग्री के आधार पर ग्रह सूर्य के निकट होने के कारण अस्त हो जा रहा है। बुध व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति होते हैं और उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के व्यय भाव में बनती है। इस कुंडली के लिए सर्वाधिक जो कमजोर और एक तरीके से कमजोर ग्रह कहा जाएगा वो बुध ही कहा जाएगा, पर वो भद्र योग लगा रहा है, पर त्रिक भाव में लगा रहा है। इस वजह से उसका एक अपना अलग परिणाम होगा। ग्रह उच्च का है पर डिग्री में कमजोर है, क्योंकि 3 अंश के हैं, वो वृद्ध होकर के मृतप्रायः बैठे हैं, मतलब मृतप्रायः हैं, 3 अंश के हैं तो, और नक्षत्र जो है वो सूर्य का है। मतलब व्यक्ति बुद्धिमान भी है, धार्मिक भी होगा, और इसका प्रभाव जो होगा वो तो आगे बताऊंगा। पर ऐसी स्थिति में कि बुध आपकी कुंडली में उच्च के हैं पर मृतप्रायः हैं, बैलेंस कमजोर हो रहा है कुंडली का। जन्म कुंडली में गुरु बनते हैं भाग्य के अधिपति और उनकी दूसरी राशि देखिए जन्म कुंडली में बनती है छठे भाव में। छठे और 9वें भाव के अधिपति होकर के धर्म कर्माधिपति योग लगा रहे हैं, धर्म के अधिपति होकर के कर्म भाव में बैठे हैं। मंगल उनके मित्र होते हैं, पर तात्कालिक मित्रता में वो शत्रुता में जा रहे हैं, इस वजह से वो सम राशि के हो जाएंगे।
डिग्री के आधार पर वो 5 अंश के हैं, वक्री हो रहे हैं, अपने आप को अशुद्ध भी कर रहे हैं, और ऐसी अवस्था में वो थोड़े से कमजोर फलों को देने वाले दिख रहे हैं। मतलब पंचम भाव के अधिपति मंगल अस्त थे और ज्ञान का कारक गुरु कमजोर, ये बात बनती है। तो इसका प्रभाव आप लोग लगभग समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। गुरु के बाद शुक्र की बात करूंगा। शुक्र इनकी कुंडली में बैठे हैं, कर्क लग्न की कुंडली के लिए बनते हैं सुख के अधिपति, और उनकी दूसरी राशि बनती है लाभ भाव में। लाभ और सुख ये दो भाव शुक्र को मिला, और बैठे कहाँ? धन भाव में। लाभेश धन में बैठा, ये महाधनी योग है। और जन्म कुंडली में वो 22 अंश 52 कला के यानी कि सूर्य के कारण और निकटस्थ जाने के कारण शुक्र की रोशनी अस्त हो रही है, मतलब वो कमजोर हो रही है। ग्रह सूर्य की राशि में बैठा है और सूर्य के साथ बैठा है। ऐसी स्थितियों में जरा गौर करें तो आपकी कुंडली में वो कमजोर हो रहे हैं क्योंकि ग्रह अस्त हो जा रहा है। अब आगे शनि, राहु और केतु की बात करता हूं। जन्म कुंडली में शनि की स्थिति जब देखते हैं तो इस कुंडली कर्क लग्न की कुंडली में वो प्रबल मारक होते हैं, मतलब कमजोर होते हैं। पर एक बात बता दूं कि परमानेंटली अगर हम ये बात को गौर करते हैं कि क्या शनि वास्तव में मारक होंगे, तो इस बात पे हमारी जो कमजोरी है वो दिख जाएगी। क्योंकि वस्तुतः यहाँ पे चंद्रमा जैसा लग्न का अधिपति बैठा है जिस भाव को वो मजबूती दे रहा है, और यहाँ के अधिपति होकर के वो पंचम में बैठे हैं। और ऐसी स्थिति में कि ग्रह अगर पंचम में बैठ जाए, नवम में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए या केंद्र के किसी भाव में बैठ जाए तो वो कमजोर नहीं होता है। वो अपने प्रभावों को कमजोर नहीं और विपरीत नहीं देता है, वो जातक को लाभ देने वाली स्थितियों में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे वो कहने को तो सप्तम भाव और अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण वो दो अच्छे भावों के अधिपति नहीं होते हैं। इस वजह से जब भी जातक की दशा आएगी तो क्या प्रभाव रहेगा वो तो बताऊंगा। पर यहाँ पे 21 अंश 5 कला ज्येष्ठा नक्षत्र, बुध का नक्षत्र, जो जन्म कुंडली के व्ययेश और पराक्रमेश होते हैं, दो त्रिक भाव के अधिपति होते हैं, और शनि यहाँ पे कुमार अवस्था में बैठे हैं। मतलब ग्रह सम राशि का है, कुमार अवस्था में बैठा है। राहु और केतु की बात करता हूं तो राहु 8 अंश 45 कला, ये बैठे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये शनि का नक्षत्र होता है। ये भी ग्रह सम राशि के बैठे हैं क्योंकि इनके साथ इनके संबंध गुरु के निकट ही होकर के बैठे हैं तो सम हो गए। और उसके बाद जन्म कुंडली में ये डिग्री में 8 अंश के हैं यानी कि वृद्ध हैं। सम राशि में 8 अंश पे ग्रह मृत प्राय से बाहर निकल के वृद्ध हो जाता है। क्लियर है ये बात? यहां तक की बात। अब आगे मैं नक्षत्र की चर्चा कर लेता हूं। अब आइए इनकी कुंडली में थोड़े से नक्षत्रों की चर्चा पे ध्यान दे देता हूं। ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए तीनों के तीनों ग्रह शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं। मतलब मंगल भी कहीं ना कहीं भौतिक से प्रेरित है, भौतिकवादी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, और भोग की तरफ जाएगा। सूर्य भी जाएंगे और शुक्र तो जाएंगे। यहां पे दोनों के दोनों ग्रह सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, और यानी कि कहने का मतलब है कि 3 ग्रह शुक्र के नक्षत्र में और 2 ग्रह सूर्य के नक्षत्र में। राहु शनि के नक्षत्र में और शनि जो हैं वो बुध के नक्षत्र में है। राहु शनि के नक्षत्र में और शनि बुध के नक्षत्र में, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए राहु बुध को देख रहे हैं, तो राहु बुध और शनि ये व्यक्ति को प्रामाणिक बनाते हैं। व्यक्ति का अनुभव रखने वाला, व्यक्ति का अनुभव बड़ा दिव्य हो सकता है। व्यक्ति तार्किक है, तर्क क्षमता का मालिक है और तार्किक चीजों पे भरोसा भी करता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी कुछ भी कह देगा तो वो मान जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि राशि मकर की है तो पॉलिटिकल माइंडेड भी है, आसानी से अपनी स्थिति को समझता है, लाभ के लिए किसी को भी अपने निकट ला करके बैठा सकता है। और एक बात बताऊं तो जन्म कुंडली में जब मकर राशि हो तो मकर राशि वाले लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, और खास करके तब जब शनि की तीसरी दृष्टि उस पर पड़ रही हो। तो यहाँ पे चंद्रमा आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभग्रह बनते हो शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के, वो लग्न के अधिपति होकर के लग्न को वापस 7वीं दृष्टि से जहां ग्रह बैठता है वहां से ठीक 7वें घर को देखता है। तो 7वीं दृष्टि से उसको देख रहे हो, लग्न में किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में आ रहे हैं, चौथे हैं एक दूसरे से, तो ये ग्रह दोनों एक दूसरे से केंद्र में चले जाते हैं। शनि राहु और केतु का एक दूसरे के साथ मैच करना, क्यों? क्योंकि राहु का संबंध शनि से और शनि का संबंध बुध से है और बुध का संबंध केतु से है। ये राहु बुध का संबंध बनना व्यक्ति को तार्किक, बुद्धिमान, समझदार
अनुभवगम्य और बोधगम्य बनाएगा। साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में शनि की दृष्टि अपनी राशि पे पड़ रही है, व्यक्ति के क्षेत्र में, व्यक्ति के मन को, व्यक्ति की भावनाओं को, व्यक्ति के हृदय को, व्यक्ति की माता को, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को परेशान भी करेगा, पर अनुभव से युक्त रखने वाली है। एक बात और बताता हूं, तो जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति सप्तम में बैठे हैं, व्यक्ति अपना काम करेगा, व्यक्ति खुद का काम करे, शुद्ध काम करे और ठगने का काम ना करे। गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग का बनना, यहां पे गुरु वक्री हैं, इस वजह से अपने प्रभावों को कमजोर भी करेंगे। ये बात इतनी सी समझ में आ गई। अब आपको कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को बता दूं, उससे पहले नक्षत्र पे चर्चा कर लूं। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है। अब जरा गौर करिए ये कैसे प्रभाव को देने वाले हैं। तो मंगल बनते हैं दशम के अधिपति और उसी के नक्षत्र में चंद्रमा चले गए। तो इस कुंडली के लिए प्रॉपर अगर मैं देखता हूं तो मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं धन भाव के अधिपति के साथ, यानी कि जिस नक्षत्र में चंद्रमा जो कि लग्नेश हैं वो बैठे हैं, उस नक्षत्र के अधिपति मंगल द्वितीय भाव में व्यक्ति की वाणी को अनकंट्रोल बनाते हैं। अनकंट्रोल की स्थितियों में मतलब वहां पे व्यक्ति जो है वो कई बार मुंह फट होके बोल देगा, बाहर से कठोर है, अंदर से एकदम मृदु है, पर फिर भी लोग उसके बारे में गलत धारणाएं विकसित कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य और मंगल का प्रभाव वाणी को कमजोर कर रहा था। अब सूर्य की बात अगर करता हूं तो मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं, पर डिग्री में उनकी स्थिति कमजोर थी, पर फिर भी उसका प्रभाव तो रहेगा। हाँ, अलग बात है कि उससे लोग प्रभावित नहीं होंगे और कई बार व्यक्ति को धन के लिए भटकना भी पड़ेगा, ये भी बात है। पर एक बात बता दूं तो जन्म कुंडली में एक स्थिति जो कि बहुत अच्छी है, जो कि इसको मेंटेन करने का काम करेगी, कि लाभ के अधिपति सुख में बैठे हैं। मंगल योग कारक स्थिति बनाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, अपने भाव से पंचमस्थ होकर के बैठे हैं। ये एक अच्छी बात है जो व्यक्ति को खुद का काम करने के लिए प्रेरित करती है। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। आपकी कुंडली के लिए कुछ अच्छी और कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा। जैसे जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को देखिए, यहाँ 3 ग्रह बैठे हैं। ये कौन कौन से अधिपति हैं जो यहाँ बैठे हैं? तो ये एक तो पंचम और एक तो दशम। ये बहुत अच्छी बात है जो जन्म कुंडली में। पर एक बात बताऊं, ये दोनों ही ग्रह कमजोर हैं, क्योंकि मंगल भी अस्त है और गुरु जहां बैठे हैं ये भी कमजोर है। मतलब एक तो ज्ञान भाव के अधिपति कमजोर और ज्ञान के कारक कमजोर। व्यक्ति के एजुकेशन को हम कमजोर देख रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जन्म कुंडली में शनि भी यहीं बैठे हैं और वो संतुष्ट नहीं है। पर एक बात बता दूं तो मंगल की दृष्टि है, इस वजह से वो ना चाहते हुए भी व्यक्ति को कई बार ग्रेजुएशन तक की शिक्षा बड़ी रस कस के साथ पूरी करवाते हैं और बाधाएं आती हैं। राशि का अधिपति देख रहा है, इस वजह से शायद उसमें कुछ सकारात्मक प्रभाव भी दिखते हों, पर पोजीशन गड़बड़ है शिक्षा वाली। और एक बात बताऊं तो व्यक्ति कई बार उतना उतावलेपन से युक्त हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र जो है वो मंगल का है और वो मंगल आपकी कुंडली में शिक्षा और सुख धन के अधिपति या फिर दशम के अधिपति होकर के, इसे धन भाव भी कहा जाता है, यहाँ से धन का भी विचार किया जाता है, तो यहाँ के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के कहीं ना कहीं जल्दबाज की प्रवृत्तियों को रखने वाले और कई बार बहुत ज्यादा भ्रम की स्थितियों में रखने वाले भी बनेंगे। उग्र है, व्यग्र है, चंचल है, मानसिकता अच्छी नहीं होती है, कई बार मंगल से प्रभावित होता है तो व्यक्ति चोर भी हो जाता है, चोर प्रकृति को धारण करने वाला हो जाता है, सिर्फ लाभ के बारे में ही सोचता रहेगा। पर ये सारी चीजें बढ़ने वाली भी हो सकती हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य बैठा है। इनका बैठना यहाँ पे ठीक नहीं होता है। सूर्य बैठेंगे तो व्यक्ति को कटु वचन भाषी बना देंगे और कई बार व्यक्ति को धन के लिए बाहर बाहर भटकना पड़ता है, दूर दूर तक की यात्रा करनी पड़ती है, ये बात बनती है। पर चंद्रमा उसमें अपने पास ही रखने का काम करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां इनकी अपनी स्थिति बनती है। चंद्रमा को यहां बैठना था मूलतया काल पुरुष की कुंडली में, पर वो अपने भाव से चतुर्थस्थ गए हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है जो व्यक्ति को अपने जन्मस्थान से निकट रखने के लिए प्रेरित करेगी। व्यक्ति को अपने घर की याद बड़ी ज्यादा आएगी, ये बात बनती है। अब एक एक ग्रहों पे अगर चर्चा करूं तो मैंने कहा पंचम के अधिपति यहां और दशम के अधिपति मंगल। शुक्र जन्म कुंडली के सुख के अधिपति होकर के आपकी कुंडली में जा रहे हैं द्वितीय भाव में। ये एक अच्छी बात होती है, माता के श्रेष्ठता की स्थितियों को दिखाता है, माता का लाभ भी मिलता है। पर जरा गौर करिए कि यहाँ पे सुख के अधिपति भी अस्त हैं और पंचम के अधिपति भी अस्त हैं, दशम के अधिपति भी अस्त हैं और साथ ही साथ लाभ के अधिपति भी अस्त हैं। 4 घर अस्त स्थितियों में पहुंच रहे हैं। मतलब सुख भी भागना है, ज्ञान भी भागना है, दशम भी भागेगा और एकादशवां भी भागेगा। ऐसी स्थिति में जब जब इनकी दशाएं आएंगी तो
थोड़ी सी कष्ट की स्थितियां भी दिखने को मिलेंगी। पर एक बात बता दूं, या फिर अगर कुछ अच्छी चीजें भी दिखेंगी तो सिर्फ इनकी दशाओं में ही, ऐसे इनके परिणाम थोड़े कम से दिखेंगे, ऐसे इनके परिणाम थोड़े कम से दिखेंगे। पर चंद्रमा चूंकि मंगल के नक्षत्र में है तो व्यक्ति के ऊपर उसका एक अपना नेचर बनता रहेगा और व्यक्ति थोड़ा उग्र व्यग्र और जल्दबाज प्रवृत्ति को धारण करने वाला होगा, कल्पनाशील है, धार्मिक होगा, क्योंकि जन्म कुंडली में राहु यहां बैठे हैं मीन के होकर के, धर्म कर्म अधिपति योग लगा है, तो ये एक अच्छी बात है। अब एक एक भाव पे आता हूं। सबसे पहले लग्न, लग्न की स्थिति, लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, जो कि व्यक्ति को श्रेष्ठतम स्थितियों में ले जाने वाले बना रहे हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, प्रतिक्रियावादी नहीं हो सकता है, शांत होगा तो ठीक है। अगर उग्र और व्यग्र होगा तो बहुत पहले अवस्थाओं में गुजरने के बाद उसकी स्थितियां धीरे धीरे बदलती जाती हैं, जो कि स्थितियों में दिख रही है। यहां से गुरु केंद्र में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहां से छठे अगर देखते हैं तो गुरु की राशि बन रही है, ये भी अच्छी बात है। पर यहां के अधिपति होकर के गुरु लग्न से केंद्र में आ रहे हैं और लग्न में गुरु की उच्च राशि का निर्माण हो रहा है। लग्न में गुरु की उच्च राशि का निर्माण होना मतलब गुरु को भी एक आसान से फलों को, और गुरु को भी इस कुंडली में अगर मैं कहूं तो भाग्य भाव के वो अधिपति होते हैं, उनकी गौण राशि वहां बनती है और लग्न कुंडली के वो छठे भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्त, लग्न से केंद्र, ये अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं व्यक्ति के कैरियर को, और व्यक्ति को अपना व्यवसाय करने वाला बनाएंगे, ये एक अच्छी बात है। यहां पे चंद्रमा का प्रभाव लग्नेश लग्न को देखा, ये श्रेष्ठ है व्यक्ति के स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में। और यहां पे अगर देखता हूं तो बाकी राहु का प्रभाव है। राहु व्यक्ति को बर्बर बनाता है और जीवन में कठिनाई लाने के लिए ये जाना जाएगा, और इसी के कारण शायद व्यक्ति के जीवन में कंफ्यूजन, भ्रम और कष्ट की स्थितियां भी बनेंगी, ये बात बनती है। द्वितीय भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र बैठे हैं और वो वहां पे उस भाव का अधिपति भी बैठा है, गुरु की दृष्टि है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के धन को सही जगहों पे खर्च करने की स्थितियां भी बननी चाहिए, क्योंकि शुक्र भी अस्त हो रहे हैं तो वो व्यक्ति के धन को नष्ट करने का काम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल और सूर्य का प्रभाव भी तो दिख रहा है। षडबल में अगर मैं देखता हूं तो मंगल और शुक्र में मंगल ज्यादा बलवान होते देखे जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कि वो इस कुंडली में महत्वपूर्ण भी होते हैं तो मंगल का प्रभाव रहेगा, सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहेगा, गुरु का प्रभाव भी रहेगा। तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के धन को सही जगहों पे खर्च करने की स्थितियां देखनी चाहिए। कुटुंब के पीछे धन ज्यादा खर्च ना करिए, आप ज्यादा कर देते होंगे, और कई बार व्यक्ति इमोशनली ब्लैकमेल होता है और अपने धन का नाश कर बैठता है। धन को सही जगह पे लगाइए। जब भी धनिष्ठा नक्षत्र बीत रहा हो तो कुछ दान किया करिए। प्रत्येक महीने की नक्षत्र जो बीत रही हो धनिष्ठा वाली, तो उस समय घर के निकट जो मंदिर हो या घर के मंदिर के निकट जो पुजारी रहते हो या पंडित रहते हो या ब्राह्मण रहते हो, कोई ब्राह्मण कुल का व्यक्ति हो या जातक हो या कोई भी हो, उसको थोड़ा सा दान वगैरह की स्थितियों में ले जाया करिए। अपने धन का कुछ हिस्सा प्रत्येक महीने जरूर देना चाहिए, क्योंकि गुरु यही इशारा कर रहे हैं। धन भाव में शुक्र बैठे हैं, व्यक्ति की कुंडली में धन को लाने वाले तो वो बनेंगे, पर एक बात बता दूं, वो सुख के अधिपति होकर के बैठे हैं तो माता के स्वास्थ्य को कई बार कमजोर भी करेंगे, क्योंकि मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं तो उनका प्रभाव नेगेटिव नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मंगल अच्छे भाव का अधिपति है, पर रोग भाव के अधिपति गुरु उसको पांचवी दृष्टि से देख ले रहे हैं, और जन्म कुंडली में रोग के अधिपति गुरु पेट जन्य बीमारियां माता के स्वास्थ्य को देने वाले हैं, क्योंकि वो माता भाव के अधिपति को देख रहे हैं। हो सकता है माता थोड़ी कड़वी हो, कठोर हो, अपने हिसाब से चलाने वाली हो, तो ये बातें बनती हैं। धन भाव में मंगल बैठा है और वो कहीं ना कहीं पंचम भाव का अधिपति है, तो ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन ठीक ठाक होती है, बीच का एजुकेशन थोड़ा गड़बड़ होता है। संबंध थोड़े से पत्नी के साथ कमजोर से भी बनते हैं, हालांकि पत्नी को व्यक्ति भरपूर प्रेम करेगा, क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा शुभ ग्रह से युक्त होकर के बैठे हैं और बेहतरीन है। मतलब यहाँ पे दाम्पत्य और निजी आय, ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं आपको संभाल रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है। व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर के कभी भी गड़बड़ वाली स्थिति नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाभ का अधिपति महाधनी योग लगाया है। अगर वो अस्त नहीं होता तो कमजोर नहीं होता, पंचमेश अस्त नहीं होते तो कमजोर नहीं होते। गुरु अगर थोड़े से और बलवान हो जाते तो और ज्यादा अच्छी बात हो जाती। तो ये तीन निगेटिव चीजें भी कुंडली में दिख रही हैं। तृतीय भाव पे आता हूं तो जन्म कुंडली में वहां भद्र योग लगा है। केतु और बुध का एक साथ बैठना व्यक्ति को तार्किक बनाएगा। अब यहां पे जड़त्व दोष का निर्माण नहीं होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि 3 और 8 अंश के हैं, 5 अंश से बाहर चले जा रहे हैं ग्रह, इस वजह से 5 अंश 45 कला, मतलब 45 कला अंदर गए बाहर,
इस वजह से अब यहाँ पे 37 कला के हैं वो, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर जड़त्व दोष की मैं बात करता हूं तो निस्संदेह व्यक्ति के कुंडली में भ्रम की स्थितियां बनती हैं, पर वो बहुत कम है, बहुत कम। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे जड़त्व दोष 8 अंश के हैं और ये 3 अंश के हैं, 5 अंश का अंतर है। 5 अंश का अंतर है तो ग्रह निकट आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को समझदार बनाएंगे और निर्णय लेने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए चंद्रमा को जब हम अगर डिग्री के आधार पर देखते हैं तो ये दोनों ग्रह बिल्कुल निकट हैं, मतलब ये लाभ की जगह पे कई बार नुकसान करेंगे, कंफ्यूजन में रखेंगे व्यक्ति को, पर चंद्रमा का सपोर्ट है, इस वजह से वो लाभ बदलने वाला है। और जो उसका जो मेंटल स्टेट होता है, जो कमजोरी वाली बात होती है, उसमें सकारात्मकता देखने को बन रही है। और केतु देख रहे हैं चंद्रमा को, तो ये अगर देखते हैं तो 23 अंश के हैं, ये चंद्रमा बहुत आगे हैं जहां से केतु की पकड़ में वो नहीं आने वाले हैं। और वैसे भी वो ज्ञानेश के नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल ज्ञानेश होते हैं इस कुंडली में, तो चंद्रमा के पास इतना बल है कि वो अपने आप को ऊर्जा से भरपूर रखे, फुर्तीलापन रखे और व्यक्ति को चरफर दिमाग का जिसे कहते हैं वो रह जाता है। क्लियर है ये बात? मेहनत भी होगी यहाँ पे और भाइयों के साथ संबंध भी अच्छे होंगे, पर इतना ज़्यादा संबंध भी मत करिएगा कि आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि ये भाव जो है वो भरे पड़े हैं। 3 ग्रह यहाँ, 2 ग्रह यहाँ, 5 ग्रह तो यहीं बैठ गए। और उसके बाद गुरु से इस भाव का संबंध ठीक नहीं जा रहा है, षडाष्टक में जा रहे हैं। इस भाव से छठे अगर देखते हैं तो यहाँ से मतलब अगर देखते हैं तो 5वें के बाद छठे शनि की राशि बन रही है और वो शनि पंचम में बैठे हैं जहाँ पे मंगल की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं शनि और मंगल का प्रभाव यहाँ है और इस भाव का संबंध यहाँ से भी बन रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से छठा भाव किसका बना? शनि का। और अष्टम भाव के वो अधिपति होकर के कहाँ बैठे? पंचम भाव में, जहां पे मंगल की दृष्टि है। और यहां पे कहीं ना कहीं बुद्धिमानी का भाव कहा जाता है, ये बुद्धि का भाव है, जहां पे मंगल, जहां पे गुरु और बुद्ध को एक महत्वपूर्ण स्पेस मिला होता है, जहां पे जड़त्व दोष बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जड़ता नहीं है, पर व्यक्ति मूर्खता कर सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य व्यक्ति के बुद्धि को कई बार घुमा देते, वो समझ में नहीं आएगा कि व्यक्ति करे क्या। जब भी कभी कोई फंसेगा तो किसी को ढूंढेगा, तो ये बात बनती है। यहां की बात समझ में आई? बुध सूर्य के साथ बैठे हैं, बुद्धिमान, धार्मिक, परोपकारी, और राहु के मीन राशि में बैठने के कारण ये स्थितियां और ज्यादा बार बढ़ जाती हैं कि व्यक्ति धर्म को करे, धर्म का पालन करे, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का, अपने माता पिता का, सबका सम्मान करे, तभी जाकर के उसको धर्म का लाभ मिलने वाला है। क्लियर है? चौथे भाव के अधिपति द्वितीय में गए, गुरु से दृष्ट है, माता के साथ शुभता, माता के साथ लक्षण अच्छे, माता लक्ष्मीवान और लक्ष्मी से युक्त होती हैं, ये बात बनती है। यहाँ पे कुटुंब का लाभ मिलना चाहिए था, पर एक बात बता दूं तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति अस्त हैं, इस वजह से किसी पे भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शनि और यहाँ पे केतु, ये भाव पापकर्त्री में जा रहा है। और ऐसी स्थिति में कि लग्न के अधिपति को देखते हैं तो लग्नेश को शनि जैसा पापक ग्रह जो कि अस्त में होते हैं वो देख रहे हैं, तो विष दोष भी बनेगा। पर जरा गौर करिए तो ये लग्न के अधिपति हैं और ये बैठे हैं 21 अंश के और ये बैठे हैं 23 अंश के, निकट हैं दोनों, पर भाव में अंतर है। इस वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन परेशान होगा, पर उसमें बहुत अच्छी बात है कि फिर भी वो निकल जाएगा। परिस्थितियां बिगड़ेंगी पर निकलेगा, क्योंकि उस भाव में उस ग्रह की अपनी राशि बन रही है, और जब वहां पे कोई ग्रह बैठा हो जो उसकी अपनी राशि बनती हो तो ये अच्छी बात हो जाती है। ये क्लियर है? चतुर्थ भाव पे मैंने कहा ऋण लेने से बचे, देने से बचे। पर एक बात बता दूं, अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, पर देना नहीं है, क्योंकि चंद्रमा यहां अकेले बैठे हैं और सूर्य भी मतलब द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो वो कई बार धन को फंसा देते हैं। मंगल की दृष्टि शनि पे है, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति पराक्रमी तो है, बलवान है, इच्छा शक्ति भी मजबूत है और कर्तव्य परायणता भी है। पर एक बात बताऊं, फिर भी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चंद्रमा अकेले हैं। पर वो अगर बात बने तो ही लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा और मंगल का संबंध अष्टम का बन रहा है, ये ठीक नहीं होता है, ये व्यक्ति को ऋणी बना देता है दूसरों का। तो ये बात है, अपने हिम्मत और अपनी जो अनुकूलता है उन सबको देखने के बाद ही और किसी अच्छे से व्यक्ति से निर्णय लेने के और लिवाने के बाद ही किसी भी तरीके के ऋण के स्थितियों में बने, नहीं तो सुख प्रभावित होगा, क्योंकि सुखेश अस्त है। और सुखेश जब अस्त होता है तो व्यक्ति के जीवन में भौतिकता से जोड़ करके रखना तो चाहता है,
क्योंकि द्वितीय भाव में वो शुक्र बैठे हैं, परंतु वो कई बार उसमें दिक्कत भी लाएगा। पर एक बात बता दूं, जन्म कुंडली में मैं जो स्थिति देख रहा हूं उसके आधार पर गुरु की दृष्टि सुख भाव के अधिपति पे है, गुरु की दृष्टि पंचम भाव के अधिपति पे है, गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति पे है, लाभेश पे है, और चंद्रमा के साथ वो केंद्र में जा रहे हैं। तो ये स्थिति अच्छी है, खराब नहीं है, क्योंकि दो दो शुभ ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी कुंडली की तरफ व्यक्ति की कुंडली को बढ़ा रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति मंगल ये ठीक है, पर अस्त होने के कारण ठीक नहीं है। भाव से ठीक मिल रहा है उनको, ये इस कुंडली में वो बहुत अच्छे भाव के अधिपति होते हैं, पर जरा गौर करिए, मंगल गुरु यहां बैठे हैं वो कमजोर हो रहे हैं। कमजोर क्यों? डिग्री के कारण। और यहाँ के अधिपति अस्त हो रहे हैं, ये कमजोरी। तो शिक्षा भाव कमजोर है, मंगल और शनि का प्रभाव है, तो दाम्पत्य में कई बार खटाई भी आती है, संतान उत्पत्ति में कई बार बाधाएं भी आती हैं, कई बार संतान को कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, व्यक्ति को आसपास के लोगों में जो छवि बननी चाहिए वो नहीं बनती है, कई बार आरंभ में छवि बहुत बेहतर बनती है, धीरे धीरे धूमिल होती जाती है। तो ये स्थिति भी दिखती है। शनि मंगल का प्रभाव है, तो व्यक्ति को अपने प्रभावों को बढ़ा करके ही रखना चाहिए, कम बोलने की आदत डालिए। चंद्रमा लग्न पे देखता है तो व्यक्ति को वाचाल बना देता है, ये बात बनती है। क्लियर है? छठे भाव के अधिपति गुरु अपने भाव से पंचमस्थ, प्रतियोगिता कराते हैं पर व्यक्ति जीत भी जाएगा, क्योंकि उस पर उसकी दृष्टि भी तो है। तो ये स्थिति एक अच्छी बन रही है कि व्यक्ति के जीवन में साधुता हो, व्यक्ति के जीवन में साधुता हो, क्योंकि लग्न से गुरु केंद्र में जा रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। लग्न से चंद्रमा केंद्र में जा रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, कुंडली को सपोर्ट कर रहे हैं, ये दोनों ग्रह सपोर्ट करेंगे, और जितना भी निगेटिव पक्ष होगा वो सब को ये हटा करके अपने प्रभावों को सकारात्मकता में बदलने वाले हो रहे हैं। प्रतियोगिता भाव का अधिपति दशम में है, और वो आपकी कुंडली में वहां से 5वीं दृष्टि से धन को, 7वीं दृष्टि से यहां, और पुनः 9वीं दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। जीवन में शुद्ध और शुद्धता से युक्त रह करके ही जीवन जी लेना चाहिए। बाहर का बाजार का भोजन न खाया करिए, जितनी ज्यादा हो सके शुद्ध, शांत और प्रवृत्ति अच्छी रखिए। धार्मिक पूजा पाठ करने की स्थितियां भी कुंडली में बनती हैं, क्योंकि वो पहले से ही राहु वहां बैठ करके ये काम कराने का इशारा कर रहे हैं। धर्म को मान करके बाहर का सामान बिल्कुल ना खाइए, ये स्थितियां गड़बड़ कर सकती हैं और पेट के समस्याओं को देने वाली बन सकती हैं, क्योंकि रोग भाव है ये, और यहाँ पे वात पित्त और कफ में से सबसे ज्यादा पित्त की समस्याएं दे सकते हैं। तो ये बात बनती है, इसका ख्याल रखना है। प्रतियोगी और प्रतियोगिताएं आपके जीवन में आएंगी तो वो शनि झेल लेंगे और उससे आपको निकालने का काम भी करेंगे, ये बात भी बनती है। क्योंकि शनि और चंद्रमा के बीच में ये ग्रह अगर, ये भाव अगर आ रहा हो, और यहाँ पे अगर देखता हूं तो इस भाव के अधिपति अपने भाव से एक अच्छे जगह पे बैठे हैं, केंद्र में आ रहे हैं, तो ये ठीक है। समस्याएं आएंगी पर वो निपट जाएंगी, तो घबराना नहीं है। ये दशाओं का प्रभाव होगा जो आपको समस्याओं में डालेगा, फिर उसके बाद उबारेगा भी। सप्तम भाव में चंद्रमा लग्नेश, इस भाव को शुभता भी दे रहे हैं, इस भाव का अधिपति शनि इसको देख रहा है। चंद्रमा यहाँ पे अकेले बैठे हैं, केमद्रुम भी बनाएंगे, पर वो लग्न से केंद्र में होने के कारण केमद्रुम भंग हो जाएगा। गुरु से केंद्र में आने के कारण ये गज केसरी में बदल जाएगा। तो ये एक स्तुति है। इससे चौथे गुरु हैं, तो कई तरीके से इस कुंडली में केमद्रुम को भंग होते देखा जा रहा है। आपकी कुंडली में सबसे जो अच्छी स्थिति है वो चंद्रमा की देखी जा रही है। 8वें भाव के अधिपति तो शनि ही बनते हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि भी बैठी है, मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल उनको देख रहा है, मंगल की दृष्टि यहां भी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास आयु भरपूर है, बूढ़ा होकर के मरेगा। पर एक बात बताऊं, तो जन्म कुंडली में जब शुक्र की राशि यहां बन जाए और शनि जब अष्टम भाव के अधिपति होकर के या आयु और मृत्यु के कारक होकर के पंचम भाव में बैठे हों, तो व्यक्ति के जीवन में कई बार सुख कम देते हैं। सुख कम देने का मतलब क्या है? क्योंकि सुखेश अस्त है पर वो गुरु से दृष्ट है, और शनि जो कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति होते हैं वो गुरु से षडाष्टक में जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो स्वास्थ्य का ख्याल, पर रोग से युक्त होता है व्यक्ति, मांसपेशियों का दर्द, पिंडलियों का दर्द भी होता है, कफ से संबंधित समस्या भी होती है, और कई बार व्यक्ति के स्वास्थ्य को वो कमजोर भी करते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ, शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ लाभ पे, जो कि उसके मित्र की राशि है, पर लाभेश अस्त हैं, पर उनको एक भाव के आधार पर वो अपना परिणाम अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति होकर के महाधनी योग लगा रहे हैं, पर वो प्रभाव उसका कम है, महाधनी योग कम है। शनि देख रहे हैं अष्टम भाव के अधिपति, तो व्यक्ति अगर शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी आदि में, अगर कभी भी म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश करना चाहता है, आसानी से कर सकता है। बैंक से जुड़ करके अगर कोई काम करना चाहता है,
तो ये काम कर सकता है। 2 रुपए लगा करके 10 रुपए लगाने का काम कर सकता है, बिल्कुल उसकी कुंडली में स्थितियां बन रही हैं, ये स्थिति बनती है। पर ऋण लेने से पहले जिस किसी को भी ऋण देते हो तो ये देख लें, क्या देख लें, कि वो कुंडली मिथुन लग्न की तो नहीं है, कहीं वो कुंडली कुंभ लग्न की तो नहीं है, कहीं वो कुंडली धनु लग्न की तो नहीं है, या इन राशि के अधिपति के जातकों से थोड़ा बच के रहिएगा। अगर मित्रता करनी हो तो कभी भी आप वृषभ वालों से कर सकते हैं, मीन वालों से कर सकते हैं, या फिर वृश्चिक वालों से कर सकते हैं, पर बाकी के इन 3 लग्नों से बच के रहना है। और अगर कभी भी कोई नाम, अंक, राशि वगैरह देखना हो तो आपकी कुंडली के लिए सबसे जो ज्यादा अच्छी बात है वो वृषभ राशि बनती है। आपकी कुंडली में वृषभ राशि अच्छी बनती है। 1 नंबर भी बहुत अच्छा है, कभी संख्या आजमाना हो तो 1 नंबर आजमा सकते हैं। आपकी कुंडली में रंग के आधार पर अगर बात करता हूं तो बहुत बढ़िया आपकी कुंडली में पीला रंग होगा, लाल रंग होगा, ये बातें बनती हैं। अब आगे, भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग, राहु जैसा यहां पे बब्बर ग्रह बैठा है, सम राशि का था वो, समान फलों को देने वाला होगा, दशाओं में बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होगा, पर वो अपने प्रभाव के आधार पर अगर देखता हूं तो जब भी वो आएगा तो धार्मिक कृत्य कराने वाला, यात्राएं कराने वाला। और उस दशा में जब भी राहु की दशा है तो लाजवर्त आप सबसे पहले धारण करिएगा और उसके साथ एक मोती भी जरूर डाल लीजिएगा। साथ ही साथ राहु की दशा में धार्मिक कृत्य करने की स्थितियां बहुत ज्यादा बढ़ाई की तरफ दिख रही हैं, तो धार्मिक कृत्य करना होगा। राहु की दशा ये निर्णय करा रही है। दशम भाव के अधिपति मंगल अपने भाव से पंचमस्त और 8 नंबर की राशि जन्म कुंडली के 5वें नंबर भाव में अपने भाव से पंचमस्त और गुरु जैसा शुभ ग्रह यहां बैठा है। पर जरा गौर करिए, वो रोगेश है, तो कैरियर को कभी कभी जब गुरु की दशा चलेगी, अब चल ही रही है, तो गुरु की दशा जब भी चलेगी तो कैरियर में कभी कभी अनस्टेब्लिशमेंट होगी और कैरियर कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे कुछ प्रभावित हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी कुंडली में वो अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं और वो केतु बुध के साथ बैठा है जो कि जन्म कुंडली का व्ययेश है। तो इस आधार पर ही बात, व्यक्ति की कुंडली में ऐसी बातें दिखती हैं कि व्यक्ति करियर को लेकर के कभी कभी कंफ्यूज होगा या उसको लेकर के संशय में रहेगा। ये गुरु की दशा का प्रभाव है जो आपको उससे प्रभावित कर सकता है। दशम भाव के गुरु हैं और वो जन्म कुंडली में मंगल की राशि में बैठे हैं, जो इस कुंडली का प्रबल योग कारक ग्रह होता है, पर वो अस्त है और कुंडली थोड़ी सी इसी मामले में कमजोर, व्यक्ति को आलस्य बनाएगा, आलसी देगी। दशम भाव के मंगल और दशम भाव के गुरु का संबंध व्यक्ति के जीवन के कैरियर को ग्रोथ देने वाला होता है। पर अगर दशम भाव के अधिपति अस्त होते हों तो क्या निश्चित रूप से वो प्रभावित नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पर उसके शुभता को दिखाने के लिए गुरु वहां पे स्वयं उपस्थित हैं। पर एक बात करूं, अफसोस कि उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के रोग भाव में बन जा रही है। तो ऐसी स्थितियों में यहां पे जब दशा आएगी तो थोड़े से स्थितियों को वो अनकंट्रोल करेंगे और अनकंट्रोल्ड वे में ले जाने का प्रयास करेंगे। अब स्थिति एकादशवें की बात करता हूं तो एकादशवें के अधिपति, ये तो चर्चा कर चुका हूं कि महाधनी योग लगा रहे हैं, पर आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र जैसे दो अच्छे ग्रह जो कि इस कुंडली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सुखेश अस्त है, पंचमेश अस्त है, तो ये केंद्र त्रिकोण राज्य को लगाने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा परिणाम अच्छे देते नहीं देखे जा रहे हैं। इस वजह से कुंडली को थोड़ी सी कमजोरी मिल जा रही है। एक बात और कहूँगा, आपकी कुंडली में जो बुध हैं वो व्यय के अधिपति होकर के पराक्रम में बैठे हैं, तो जहां भी व्ययस बैठता है या जहां भी अष्टमेश बैठते हैं, पर जरा गौर करिए तो व्यय के अधिपति होकर के वो अष्टम में बैठे हैं तो बुद्धि को व्ययात्मक ले जाते हैं। और केतु पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं तो व्यक्ति को वाचाल, मजाकिया और कई बार ढीठ बनाते हैं। तो ये ना होने पर बिल्कुल कम सौम्य और सात्विक रहिए। ये राहु इशारा कर रहा है यहां बैठ करके, जितना ही ज्यादा आपकी कुंडली में धर्म का आहान होगा उतना ही ज्यादा आपकी कुंडली विकसित होते हुए देखी जाएगी। लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा है, इससे ज्यादा बेहतर स्थिति कुछ हो नहीं सकती है कि जन्म कुंडली के दशम स्थान में केंद्र में गुरु बैठे हैं। ये सारी बातें आपकी कुंडली को अच्छाइयों की तरफ ले जा रही हैं। कुछ बात आपकी कुंडली में अगर मैं देखता हूं तो यहीं पे आज ही के कार्यक्रम में होरा कुंडली का अध्ययन कर देता हूं। होरा कुंडली में गुरु, चंद्रमा, शनि, ये तीनों की दशाएं आपकी कुंडली में मेहनत ज्यादा कराने वाली बनेंगी
और साथ ही साथ बाकी के जितने भी ग्रह हैं उनकी दशाएं, मेहनत कम तो परिणाम भी कम। अभी का जो काल है आपकी कुंडली में दशाओं के आधार पर गुरु की दशा चल रही है, जो आपकी कुंडली के भाग्येश होते हैं और अष्टमेश होते हैं। अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि, इस वजह से इसका परिणाम वो रोग भी देते हैं। और 9वें भाव में 12 नंबर की राशि, ये गौण राशि है। गुरु आपकी कुंडली में कमजोर हो रहे थे डिग्री के आधार पर, इस वजह से उनका परिणाम थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। इस वजह से कैरियर वाला भाव कमजोर हो रहा है। तो इसको संभालने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन किसी ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ कर लेना चाहिए 3 बार क्रमशः, क्योंकि आप मकर के हैं, धनिष्ठा नक्षत्र का चंद्रमा है। व्यक्ति को सांसारिक भोगों से ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति का भाव प्रशस्त करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही भाव में शनि जैसा न्याय प्रिय ग्रह बैठा है, जो यहाँ पे शनि की राशि शनि की स्थिति व्यक्ति को ये इशारा कर रही है कि प्रैक्टिकल होकर के जीवन को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करो। अपने मन को आलस्य से और प्रमाद से मुक्त रखो, क्योंकि जन्म कुंडली के एक 9वें भाव में राहु बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी 5वीं दृष्टि लग्न पे है और 9वीं दृष्टि शनि पे है। शनि और राहु का संबंध बन जाए तो व्यक्ति को अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का और हमेशा ध्यान करते हुए प्रत्येक दिन उनको उनके नाम पर जल दान करना चाहिए, या प्रत्येक अमावस्या को व्यक्ति को अपने पितरों के नाम पे जल की स्थितियां देनी चाहिए। अगर हो सके तो प्रत्येक शनिवार को आपके पास कोई भी पीपल का वृक्ष हो तो 5 बार परिक्रमा करके उस जड़ में जल और तिल का दान करते हुए अपने जितने भी पितर पूर्वज हैं उनके नाम पर कम से कम जल दान कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोण के भाव हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली को कमजोर कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।